हेलो। स्वागत है आपका। आज हम कुछ मिसलीनियस ऑपरेशंस देखने वाले हैं लिस्ट और डेटा फ्रेम पे, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो डेटा फ्रेम पे बहुत यूज करते हैं अपन। चूंकि हम बेस आर कर रहे हैं और हम इसके बाद डीप्लायर करेंगे, तो कुछ ऐसे फंक्शन जो डीप्लायर में बहुत ईजी हैं और बेस आर में थोड़े मुश्किल है, बट हम स्टिल उसको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पता होना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है। अगर कभी हम पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाए डीप्लायर, तो कुछ चीजें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज पॉसिबल है बेसआर में। ठीक है, सो वही करने की कोशिश है आज। तो सबसे पहले हम लिस्ट पे कुछ ऑपरेशन देख लेंगे और कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, है ना। और एक इसमें दो आइटम है। अब इसको मैं अगर डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का लेंथ अलग अलग है। मतलब x में 5 आइटम है और y में 2 आइटम है। तो मेरे को इसको डेटा फ्रेम बनाना है, पर मेरे साथ चैलेंज ये है कि इसमें जो आगे के एलिमेंट है उस पर मेरे को na डालना है। ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं अपन इसमें? तो उसका बहुत तरीका है, बट इसको हम एल अप्लाई से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि कितना भरना है मुझे। मतलब 5 आइटम इसमें, 2 आइटम इसमें, मतलब 3 आइटम मुझे भरना है, राइट। तो सबसे पहले मैक्स लेंथ निकालेंगे। तो मैक्स लेंथ करके एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि मैक्सिमम ऑफ लेंथ, नॉट लेंथ, ध्यान रखना, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। लेंथ क्या रिटर्न करता है? इन दोनों का इंडिविजुअल लेंथ रिटर्न करेगा। तो 5 और 2 रिटर्न करेगा। अगर मैं लेंथ लिस्ट लिखूं, 5 और 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, लेंथ जो है 2 रिटर्न करेगा। अगर मैं लेंथ ऑफ लिस्ट बोलूं, क्योंकि इसमें 2 आइटम है, एक्स और वाई, ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ओके, नाउ इससे मुझे ये पता चल जाएगा कितना आइटम टोटल लेना है मेरे को। तो ये मैक्स लेंथ मैंने बना लिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं एल अप्लाई लिखता हूं। ठीक है, इस लिस्ट को पास करता हूं। फिर मैं कहता हूं कि भाई इसमें, इस फंक्शनैलिटी में मुझे दोनों का लेंथ 5 करना है। नाउ एक तरीका यह है कि इंडिविजुअली मैं जा जाके फॉर लूप लिख करके मैं दोनों का लेंथ बराबर कर दूं। ठीक है ना। तो एक वेक्टर में अगर मान लो एक वेक्टर बनाता हूं और इसमें ये 3 लेंथ का वेक्टर है, पर मेरे को इसको 5 लेंथ का बनाना है और 2 मिसिंग करना, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, लेंथ ए, और अगर मैं 5 लिख दूं तो होगा ये कि ए में 2 मिसिंग वैल्यूज आ जाएंगे, है ना। तो पॉसिबल है करना इस तरह से। तो यही फंडा मैं यहां लगाने वाला हूं। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, फंक्शन एक्स लेंथ, मैं ये वाला फंक्शन यूज करने वाला। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये ऑपरेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, तो कहने का मतलब मेरे को रिप्लेसमेंट फंक्शन यूज करना है। ये हमने डिस्कस किया था कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में यूज होता है आर में, वो रिप्लेसमेंट फंक्शन होता है। एक्चुअली ये लेंथ कॉल नहीं हो रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेंथ, ये कॉल हो रहा है, ये चीज चल रही है। ठीक है ना। तो ये दिस इज समथिंग लिटिल डिफरेंट देन दिस। ओके, सो अगर मैं इसको 10 कर दूं, है ना, तो ये देखो क्या हो रहा है। ठीक है, चेंज नहीं, ऑफ कोर्स ये इन प्लेस रिप्लेसमेंट नहीं है, मुझे ए इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो बट पॉइंट ये है कि आप देख सकते हो कि इसमें 10 लेंथ का ये बन गया है। तो बेसिकली ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है ना। तो यही फंक्शन को मैंने यहां लिखा है और मैं लिखता हूं एक्स, और कितना लेंथ बनाना है मेरे को, मैक्स लेंथ के बराबर बनाना है, राइट। मेरे को लिस्ट से दोनों आइटम आ जाएगा। ठीक है ना, ये एक्स और ये एक्स डिफरेंट है, तो चलो इसको एक्स की जगह जेड कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं एक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर एक्स और वाई एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट एक एक करके आएंगे और दोनों का लेंथ जो है वो कितना सेट हो जाएगा, जो भी मैक्स लेंथ की वैल्यू है। मैक्स लेंथ की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो इसको चलाते हैं तो तुम देख सकते हो इन दोनों का लेंथ बराबर हो गया। ऑफ कोर्स अगर तुम लिस्ट अगर प्रिंट करते हो तो ये अभी भी ओरिजिनल लेंथ है, ये इसको इसने ओवरराइड नहीं किया है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये चीज अभी ओवरराइड नहीं हुई। ओवरराइड कैसे होगी, जब मैं इसको लिस्ट के बराबर कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये एक चीज है जो आप कर सकते हो। ठीक है ना, अगर लेंथ को बराबर करना है। अब अगर मैं इस पे डेटा डॉट फ्रेम लिखूं तो ये बिना किसी दिक्कत के चल जाएगा, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर हो गया। तो अगर आपके पास अनइवन लिस्ट हो तो ये ऑपरेशन आप हमेशा कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो ये एक चीज बतानी थी मुझे। दूसरी चीज ये है कि इस तरह के ना बहुत अजीब अजीब फंक्शन है आर में, और थोड़ा सा इस पे फेमिलियर होना ना
दिमाग को खोलने से, इससे दिमाग खुलता है। अच्छा, सेम लिस्ट पे अगर मैं देखूं, है ना, इस लिस्ट को मैं वापस रन करके छोटा बना लेता हूं। अगर मेरे को कोई बोले कि मेरे को सेकंड आइटम उठाना है, तो यूजुअली मैं क्या लिखता हूं ऐसा, है ना, और इसमें फिर मैं लिख दूंगा 2, तो ये सेकंड आइटम उठ गया। फिर मैं लिखूंगा y के लिए सेम चीज, सेकंड आइटम उठ गया। तो मैं इस तरह से सेकंड आइटम उठा सकता हूं दोनों में। बट अगर मेरे पास 20 आइटम हो तो सब पे मैं इस तरह से तो नहीं लिखूंगा, राइट, इट विल बी ट्रिकी और इजी नहीं है, राइट। तो इसको फास्ट करने का या इसको एक साथ करने का क्या तरीका है, llapply लिस्ट। अब यहां पर जो फंक्शन होगा वो फंक्शन बहुत स्ट्रेंज लुकिंग फंक्शन है, इसको मैं x लिखता हूं। यहां पर जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज अ फंक्शन, हमने डिस्कस किया था जब हम ये कह रहे थे प्लस सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स आर ऑल्सो फंक्शंस, राइट, इन आर। तो ये बिल्कुल बढ़िया काम करता है। अब अच्छी बात ये कि इतना लिखने का जरूरत नहीं है एक्चुअली, आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल ऑल्सो वर्क। ओके, सो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। इस तरह से जब हम फंक्शन को लिखते हैं तो इसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ये दोनों एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। ये बाहर हमने कहीं ऊपर नहीं डिफाइन किया है, ये फंक्शन यूज होते ही खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह से आर में आप एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो दिस इज वे ऑफ राइटिंग एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, ये जो फंक्शन है इस तरह का रिप्लेसमेंट फंक्शन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो दो तरह के फंक्शन जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, एक होते हैं इनफिक्स फंक्शन और एक होते हैं रिप्लेसमेंट फंक्शन। ये दोनों आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इनफिक्स फंक्शन अगर मुझे क्रिएट करना हो तो हमेशा मैं परसेंट से उसको स्टार्ट करूंगा और आगे पीछे बैकटिक लगा दो और मैं फंक्शन को डिफाइन कर लो a, b। क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। तो लेट्स से ये फंक्शन जो है दो चीजों को आपस में चिपका देता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में चिपका देता है। अब ये काम कैसे करेगा, ये बड़ा सिंपल है। इसके ABC लिखा और मैं लिखता हूं परसेंट पेस्ट परसेंट और मैं लिखता हूं DEF, इसको चलाता हूं तो स्ट्रिंग पूरा कॉन्कैटिनेट हो गया। तो ये फंक्शन इस तरह से काम करता है, ये आप लिख सकते हो। इस तरह के फंक्शन को हम इनफिक्स फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और कैसे बना सकते हैं इनफिक्स फंक्शन, तो एक तरीका, एक फेमस फंक्शन है आर में, इन, पर इसका निगेशन नहीं है आर में, नॉट इन करके कोई फंक्शन नहीं है। तो आप उस फंक्शन को चाहो तो ऐसा बना सकते हो। सॉरी, आई बिलीव ठीक है ना, हाँ सही है। सो ओके, सो इसको मेरे को हटा देना चाहिए, अननेसेसरी है वो, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया, आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो नॉट इन भी आपको चलेगा, अब कहीं पर भी आप नॉट इन कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल C12 NIN C1 2 3 4 5, ठीक है। तो ठीक है ना, तो अगर इन होता तो ट्रू होता, नॉट इन है तो फॉल्स है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम कुछ ऐसा आइटम डाल देते हैं। तो 10th ये वाला जो आइटम है इसके अंदर नहीं है, इसलिए ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ठीक इन का उल्टा है, अगर मैं इन लिखूं तो ट्रू ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये एक फंक्शन है, तो इस तरह से ये फंक्शन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, तो एक फंक्शन और हम क्रिएट कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट फंक्शन अगर बनाना है मान लो, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट फंक्शन एक्चुअली आपको कभी शायद बनाने की जरूरत ना पड़े, बट इन केस कभी बनाना पड़ जाए तो अगेन इसका भी सेम प्रोसेस है। मान लो मेरे को कॉलम नेम्स में 1_ ऐड करना है, ऐसा कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई फंक्शन, लेट्स से इसका नाम रखते हैं name1, ऐसा कुछ, है ना। आप इस पे एक असाइनमेंट इस तरह का सिंबल लगा दो, ठीक है ना। और इसमें क्या कर दो आप कि मान लो x की जगह कोई डेटा फ्रेम होगा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं पेस्ट रिटर्न। एक्चुअली इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, एनोनिमस फंक्शन जैसा लग रहा है, पर ठीक है, इसको हम स्पेस देके थोड़ा बेटर लिख लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर हम लिखते हैं नेम्स ऑफ x और हम कहते हैं पेस्ट 0, है ना, और पेस्ट यूज करते हैं, पेज 0 नहीं, और यहां पर सेपरेटर में हम लगा लेते हैं अंडरस्कोर,
और यहां लिख लेते हैं रिटर्न, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये रेडिकुलस दिखने लायक जैसा फंक्शन जो है, अब मान लो कोई भी डेटा फ्रेम है, जैसे एम्प्टी कार्स है, एक एम्प्टी कार्स का कॉपी बना लेते हैं एम्प्टी के अंदर, और यहां पर नेम 1 एम्प्टी, और यहां पर मैं टाइप में डाल देता हूं लेट से 1, ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हो, यहां पर 2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहां 1 लिख दिया है। अब मैं हेड एम्प्टी अगर मारूं तो देख सकते हो, अच्छा एक चीज इसमें गड़बड़ कर दी है मैंने यहां नेम्स को रिप्लेस किया है, तो मेरा डेटा फ्रेम जो है, तो मेरे को इसको रिटर्न नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मेरे को क्या करना चाहिए, है ना, ऐसा लिख करके अब मेरे को x रिटर्न करना चाहिए। नाउ दैट विल बी अ मच बेटर फंक्शन। तो अब एम्प्टी कार्ड चलाते हैं, वापस चलाते हैं, वापस चलाते हैं। अब देख सकते हो हर जगह _1 _1 _1 के। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो हर जगह _2 तो ये मतलब ये फंक्शन अब हो सकता है तुम्हें यूजफुल लग रहा हो, मुझे नहीं मालूम, बट इसको करने का और बेटर वे है। आई डोंट नो क्यों करोगे ऐसा, बट हाँ मतलब तुम क्रिएट कर सकते हो। ये एक चीज है कि रिप्लेसमेंट फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफिक्स फंक्शन, रिप्लेसमेंट फंक्शन, ये थोड़े से वैसे फंक्शन है जो थोड़े छुपे हुए आर के अंदर यूजुअली लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा ऑड टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, बट यू कैन डू समथिंग लाइक दैट। तो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जीक्यूशन पॉसिबल है आर में, और आप रिप्लेसमेंट फंक्शन को यूज करके वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस थे आर में जो थोड़े इजोटेरिक हैं, छुपे हुए हैं। अच्छा, और क्या चीज है जो छुपा हुआ है, अग्रीगेट। तो एक फंक्शन है टी अप्लाई, तो एक ग्रुप वाला डेटा जो होता है ना, उसके लिए बड़ा यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल इसी एम्प्टी कार्स को लेते हैं, मैं वापस से रीसेट कर देता हूं इसको, और इस एम्प्टी कार्स में लेट से एमपीजी का मीन निकालना है मेरे को एम लेवल पे, है ना, डेटा इक्वल टू एम्प्टी कार्स, फंक्शन यूज कर रहे हैं मीन। तो ये क्या करेगा बेसिकली, एम का 2 लेवल है। अगर आप डेटा को देखो, हेड, तो इसमें एम कॉलम जो है ना, इसके 2 वैल्यू 1 और 0। मैं कह रहा हूं एम कॉलम के बेसिस पे एमपीजी का मीन निकाल दो, ठीक है ना। इसको ग्रुप बाय ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुप बाय ऑपरेशन है बिल्कुल, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो ना, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, अच्छा यहां पर ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं बार बार जब मैं इसको यूज करता हूं उस फॉर्म में, इस फॉर्म में, क्योंकि मैं टी अप्लाई इतना यूज नहीं करता। इसकी जगह आप एग्रीगेट यूज कर सकते हो। टी अप्लाई का जो एग्रीगेट है वो बेसिकली एग्रीगेट जो है टी अप्लाई का रैपर है, एक अच्छा रैपर है इनफैक्ट, उसमें ज्यादा अच्छे ऑपरेशंस पॉसिबल है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए लिस्ट लगा लेते हैं बाहर। अब मुझे एरर देख के ना चीजें समझ में आ जाती हैं यार में कि ये कैसे काम कर रहा है। तुमको और कोई ग्रुप के साथ चाहिए तो तुम और भी कॉलम को यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कॉलम के लिए है। तो यहां पर मैं अगर ऐसा लिखूं तो ये देख सकते हो वीएस और एम के बेसिस पे जो 0 और 1 है उसमें एम्प्टी कार्स एमपीजी का मीन क्या है। तो जहां पर वीएस 0 और एम 0 है वहां पर एमपीजी के मीन क्या है, जहां पर एम 1 है और वीएस 1 है वहां पर इसका मीन क्या है। इस तरह से ये इस तरह का मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लगता है टी अप्लाई का जो स्ट्रक्चर है, इसका बेटर वे है करने का, यू कैन यूज अग्रीगेट। अग्रीगेट जो है ना इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन टी अप्लाई से एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग वाइज अच्छा है। पर उसको बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो आर में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगी, वो ये चीज है कि अग्रीगेट का ना बहुत सारा तरीका होता है लिखने का। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अभी क्या है कि बहुत लोग बहुत तरीके से लिखते हैं, मैंने अपना माइंड फिक्स किया हुआ है, मैं हमेशा इसको ऐसे लिखता हूं, मुझे ये इजी लगता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अब इसमें ना बड़ा सिंपल है। मान लो जिसका मीन आपको निकालना है, जिसका सम निकालना है, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो। जिसके अगेंस्ट ग्रुप करना है आपको, फॉर एग्जांपल मेरे को एएम के अगेंस्ट ग्रुप करना है और वीएस के अगेंस्ट ग्रुप करना है, ठीक है ना। तो मैंने वो लिख दिया, डेटा सेट का नाम लिख दिया और यहां पर फंक्शन लिख दिया, तो मैंने लिख दिया मीन। तो ये देख सकते हो आपको मीन निकल गया यहां पर, ठीक है। मुझे मीन के अलावा सम भी चाहिए, तो आप मीन आप यहां पर ना फंक्शन एनोनिमस फंक्शन वापस से लिख सकते हो और सी के अंदर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो मीन
और सम दोनों आ गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मीन और सम इसमें से है कौन। तो एक काम कर सकते हो, आप इसको हमेशा नाम दे सकते हो। हमेशा आर में जब नाम की जरूरत हो ना, तो फंक्शन का पास करते वक्त आप उसको एक नाम दे दो, उससे समझ में आ जाता है कि आपको किस तरह का क्या आपने कैलकुलेट किया। तो यहाँ मीन कैलकुलेट हो रहा है या सम कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों के अगेंस्ट, तो बिल्कुल जो ऊपर टी अप्लाई से हमने करा था ना, बिल्कुल वही चीज है, बट इसका फॉर्म थोड़ा अलग है और इसमें थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, अगर एमपीजी के अलावा मुझे और किसी कॉलम पे भी समरी करनी है तो आप कर सकते हो। बिल्कुल सेम कमांड को कॉपी पेस्ट करते हैं और एमपीजी की जगह ड्रैट ले लेते हैं और यहां पर सी बैंड लिखते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि यार इधर साइड प्लस प्लस लिख रहे हो, इधर सी बैंड क्यों लिख रहे हो? तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा आर में, जब भी इस तरह के फंक्शन एग्रीगेट और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जब ऑपरेशन आप लिखते हो और जब एग्रीगेट का आप सिग्नेचर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कुछ चीजें इस तरफ, जैसे प्लस सिंबल आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख सकते, हमेशा ये राइट में ही जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ चीजें नहीं होती है लेफ्ट हैंड साइड में, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वो जो चीज है ना, उसमें आपको ध्यान रखना कि फॉर्मूला की इस तरफ ना सी बाइंड आर बाइंड सब चलेगा, बट कभी भी प्लस सिंबल और इस तरह के ऑपरेशन नहीं होते। बट राइट हैंड साइड में आपको देखेगा आर के अंदर ये कंसिस्टेंसी है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको, आप रीशेप जैसे लाइब्रेरी में यूज करोगे वहां पर भी इसी तरह का कुछ कुछ देखने को मिलता है। आप राइट हैंड साइड में टिल्डा के बाद प्लस सिंबल यूज करके सारे ग्रुप्स मेंशन कर सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड में जिस पर समरी निकालना है उस पर आप सी बाइंड लिख करके उनको कॉलम को बता सकते हो। तो एग्रीगेट जो फंक्शन है इसका सिग्नेचर कुछ ऐसा है कि ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो कि टी अप्लाई, एग्रीगेट इस तरह के फंक्शन है जो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा के बारे में दे सकते हैं। एक और फंक्शन है टेबल, ठीक है। ये बहुत यूज होती है। तो फॉर एग्जांपल आपको किसी कैटेगोरिकल डेटा का काउंट देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो एम्प्टी कार्स में एएम का फ्रीक्वेंसी देखना है, आप इस तरह से देख सकते हो। अगर दो कॉलम के बीच का फ्रीक्वेंसी देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत में देखना है, प्रॉप डॉट टेबल यूज कर दो, टेबल के बाहर प्रतिशत में आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि आप इसको कॉलम वाइज देखना चाहते हो, रो वाइज देखना चाहते हो। तो अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो ये टोटल का परसेंटेज आता है, ठीक है ना। और अगर आपको रो वाइज देखना है, ठीक है, तो यहां पर ये 1 डाल दो, है ना। और अगर आपको ये कॉलम वाइज देखना है तो यहां पर 2 डाल दो, ठीक है ना। तो ये आप प्रॉप डॉट टेबल में कर सकते हो अगर आपको रो वाइज प्रतिशत चाहिए, कॉलम वाइज प्रतिशत चाहिए या ओवरऑल प्रतिशत चाहिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉप डॉट टेबल है और ये टेबल के ऊपर चलेगा, कभी भी टेबल के बिना नहीं चलेगा, ठीक है ना। सो टेबल कमांड जो है ये आपको फ्रीक्वेंसी देता है और परसेंटेज के लिए आप प्रॉप डॉट टेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक फंक्शनैलिटी है, तो टेबल बहुत यूजफुल है। अच्छा, अगर बाय डिफॉल्ट टेबल जो है मिसिंग वैल्यूज नहीं बताता, अगर आपके डेटा में कहीं पर मिसिंग है तो उसको इग्नोर कर देगा। तो उस केस में इसमें एक पैरामीटर होता है यूज एनए, इसको आप ऑलवेज करके चला सकते हो। तो इस केस में चूंकि कोई एनए नहीं है इसलिए हर जगह ये वैल्यू 0 है, अदरवाइज ये इसको हाइड कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखना, केयरफुल रहना। टेबल लोग चलाते हैं और काउंट देखते नहीं है ढंग से तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो ये यूज एनए ऑलवेज करके इसको हमेशा चलाते रहो, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा फ्रेम्स के अंदर, हम काफी यूज करते हैं इन सबको। तो अब मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस तरह से चीजें हो सकती है। आई नो ये थोड़ा सा ना अनस्ट्रक्चर्ड है ये वाला पोर्शन, बट कहने का मतलब ये है कि आर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, इट्स नॉट वेरी एविडेंट। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, फिल्टर कमांड है आर में, ठीक है। और फिल्टर जो है ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कमांड है, इसके ठीक बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। तो पर फिल्टर मैं बता देता हूं, ठीक है ना। फिल्टर एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। तो फिल्टर का पहला जो पैरामीटर होता है वो इज डॉट न्यूमेरिक, मतलब ये कुछ भी आप ले सकते हो। ये कोई ऐसा फंक्शन होगा जो प्रेडिकेट फंक्शन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिकेट फंक्शन? प्रेडिकेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका आउटकम हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन प्रेडिकेट फंक्शन होगा। प्रेडिकेट फंक्शन के बाद आप इस पर करना क्या चाह रहे हो? तो यू रिमेंबर हमने वी अप्लाई लगा के न्यूमेरिक और कैरेक्टर कॉलम अलग अलग किए थे, है ना। तो अगर आपको वही ऑपरेशन करना है तो आप फिल्टर से बहुत इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइरिश डेटा लूं और आइरिश डेटा का एक सबसेट ले लेता हूं मैं, ठीक है। इतना ही छोटा डेटा सेट है। अब इसमें से मेरे को पता करना है कौन सा न्यूमेरिक कॉलम है। तो क्लियरली आखिरी वाला कॉलम न्यूमेरिक नहीं है, तो मैं यहां पर चुपचाप यहां पर क्या करूंगा, इस डॉट न्यूमेरिक आईआर पे चला दूंगा, तो जो भी न्यूमेरिक कॉलम है वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिल्टर ये काम करता है।
ध्यान रखना ये फिल्टर का एफ कैपिटल है, डीप लेयर के फिल्टर से कंफ्यूज मत होना। डीप लेयर में जो फिल्टर होता है स्मॉल होता है, हमने डीप लेयर डिस्कस नहीं किया, बट अगर किसी को पता है पहले से जस्ट गिविंग अ हेड्स अप। दूसरा, वहां पर जो फिल्टर होता है वो रो वाइज ऑपरेशन करता है, ये फिल्टर जो है कॉलम वाइज ऑपरेशन करता है, ठीक है ना। सो आई मीन इसको आप चेंज कर सकते हो, ट्वीक कर सकते हो, बट इन जनरल जब आप इस तरह से इसको लिखोगे तो ये हमेशा आपको कॉलम वाइज ऑपरेशन करके ही देगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। फिल्टर और भी बहुत कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर पे कैसे चलेगा फिल्टर, मान लो एक वेक्टर पे मेरे को ये देखना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। तो यहां पर आप फंक्शन लिख लो, इवनली डिवाइड होता है, तो वहां पर रिमाइंडर 0 होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2, 6, 3, 7, 9, 10। तो इसमें से कौन कौन सा 2 से डिवाइड होता है, 2 होता है, 6 होता है, 10 होता है, इवनली डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहां पर 2, 6 और 10 आ गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं नॉट इक्वल टू, तो एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू साइन, 3, 7, 9। तो ये फिल्टर ऐसे भी काम करता है, तो आप फिल्टर को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। तो फिल्टर को यूज करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो हमेशा आप आर से पूछ सकते हो कि भाई बताओ फिल्टर का करता क्या है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत यूजफुल फंक्शन है, ठीक है ना, जिसको आप बहुत यूज करोगे। एक और फंक्शन है जो मैं बताना चाहूंगा चुपके से, एकदम आराम से, फटाक से, ठीक है, वो है सैंपल कमांड, ठीक है। ये यूजफुल फंक्शन क्यों है, क्योंकि कई बार आपको डेटा को सैंपल करना होता है 30%, 10%, 15%, ठीक है। तो मान लो आइरिस डेटा को मेरे को 70% काटना है। मैंने आइरिस डेटा को रीड कर लिया और मेरे को 70% काटना है, तो मैं लिखूंगा 1 डॉट, पहला जो आइटम होगा आपका, तो इसमें इसके पैरामीटर में अपन देख लेते हैं। तो इसके पैरामीटर जो है, फर्स्ट पैरामीटर क्या, एक्स क्या है, आइदर वेक्टर और मोर एलिमेंट्स फ्रॉम विच टू चूज। तो कहां से चूज करना है मेरे को, कितने रोज हैं आइरिस में, 150। तो 150 में से कोई रोज चूज कर रहे हैं, कितने चूज कर रहे हैं, 70%। तो मैं कहूंगा 0.7 ऑफ n रो, है ना। और बस चला दो, ये कुछ रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रो नंबर रिटर्न कर रहा है, तो इसको आप सेव कर लो। और आइरिस के अंदर चुपचाप s लिख दो, ये रैंडमली पिक्ड 70% ऑफ डेटा है। और ऑफ कोर्स ये हर बार जब चलाओगे तो ये आपको हर बार अलग रिजल्ट देगा। अच्छा, अगर आपको इस रिजल्ट को फिक्स करना है तो ऊपर आप सेट डॉट सीड कर दो, कोई भी सीड की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल 1 ले ली मैंने। अब इसको मैं कितनी बार भी चलाऊं सेट डॉट सीड को, लेकिन हर बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चलाने से पहले, ये ध्यान रखना। सेट डॉट सीड को मैं कितनी बार भी चलाऊं सेम ही रिजल्ट, सेम ही रिकॉर्ड्स आएंगे, कभी चेंज नहीं होगा, और तुम्हारे मशीन पे भी कंसिस्टेंट होगा। तो जब आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए किसी भी रैंडमाइज फंक्शन से, फॉर एग्जाम्पल एक रैंडमाइज फंक्शन है, तो आप हमेशा सेट डॉट सीड का इस्तेमाल करोगे। तो सेट डॉट सीड जो है आपको कंसिस्टेंसी देती है, ठीक है ना, सेम चीज आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी देती है। तो अगर आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी चाहते हो तो आप सैंपल कमांड के ऊपर सेट डॉट सीड चला लो, और हर सीड पे एक डिफरेंट रो नंबर निकलेगा, बट वो कंसिस्टेंट होगा हर सिस्टम पे। तो ये चीज ध्यान रखना, सैंपल कमांड ऐसे काम करता है। अच्छा, इसका और क्या, अगर मेरे को लेट से मेरे को 100 रिकॉर्ड चाहिए, बट मेरे पास 2 ही नंबर है, मेरे को रैंडमली 100 रिकॉर्ड करने हैं आउट ऑफ 100। तो इसको अगर आप चलाओगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि कहेगा कि तुम्हें 2 नंबर चाहिए, तुम्हें 100 नंबर चाहिए, बट 2 ही नंबर है तुम्हारे पास। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, जब तक आपके पास रिपीटेशन नहीं हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका ये है कि इसको रैंडमली रिपीट कर दो, जो कि क्यों करोगे उस तरह से। तो इसमें एक पैरामीटर है जिसको आप रिप्लेस कहते हैं, इसको आप ट्रू कर दो, और इसको चलाओगे ना तो ये 1, 2 का अलग अलग कॉम्बिनेशन हर बार आपको देगा, ठीक है ना। तो बहुत मजेदार फंक्शन है, ठीक है। तो आपको रैंडमली अगर बताना हो कि विथ रिप्लेसमेंट, इसको कहते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो हेड्स एंड टेल्स जैसा है, ठीक है ना, हेड्स एंड टेल्स जैसा है कि हेड टेल 100 बार टॉस किया कॉइन, क्या आया है, तो 1 का मतलब अगर हेड है और 2 का मतलब टेल है, तो ये हो रहा है, ठीक है ना। इसकी जगह आप एच टी भी लिख सकते हो, अगर मतलब ये जम नहीं रहा आपको फॉर सम रीजन, एच टी कर लो, टेल हेड हर बार आप टॉस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसी टॉस को अगर आपको 1000 बार करना है तो क्या करोगे, तो इसके लिए एक बहुत कमाल का फंक्शन है रेप्लिकेट, ठीक है ना। तो रेप्लिकेट क्या करता है, मान लो सेम कमांड को वो कितनी बार, 10 बार रेप्लिकेट करवाना है, तो 10 बार इसने रेप्लिकेट करा दिया। अभी ये दिख नहीं रहा है कि कैसे हुआ है,
बट लेट से इसको मैं 3 कर देता हूं सो दैट ज्यादा समझ में आएगा। तो तुम देख सकते हो इसने 3 कॉलम क्रिएट कर दिए हैं और 3 कॉलम क्रिएट कर दिए और ये सब रैंडमाइज्ड है, मतलब हेड टेल का रैंडम सीक्वेंस है। तो किसी भी कमांड को अगर आपको रेप्लिकेट करना है तो फॉर लूप लिखने की अगेन जरूरत नहीं है। तो रेप्लिकेट जो होगी आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन lapply के साथ में दिखेगा। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, रेप्लिकेट बहुत यूजफुल फंक्शन है मेरे हिसाब से। जब भी आपको आप बेसिक स्टेटिस्टिक्स अगर पढ़ते हो और उसके अंदर या फ्रीक्वेंट टेस्ट भी पढ़ते हो, तब भी आपको अगर किसी भी चीज को बार बार करना है, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम देखना है, ठीक है ना, इससे आप सेम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी प्रोसेस कर सकते हो। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को मान लो प्रूव करना है कि हर सैंपल मीन जो होगी उसमें जो वैल्यू उसको मैं एक्यूमुलेट करता जाऊं तो बेसिकली वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, राइट। किसी भी XYZ डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैं उसको सैंपल करूं और उसके वैल्यूज को इकट्ठा करता रहूं, मीन वैल्यूज को इकट्ठा करता रहूं और मैं डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करूं, तो हमेशा मुझको क्या मिलेगा, एक बेल शेप कर्व मिलेगा। यही बोलता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो उसके लिए रेप्लिकेट काफी अच्छा फंक्शन है। तो इसी को मैं 1000 कॉलम का एक वो बना लूं और सब पे टेबल मार दूं और फिर मैं उसको प्लॉट करूं तो बेल शेप कर्व दिखेगा, ठीक है ना। हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एग्जांपल मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा। बट पॉइंट ये है कि आप रेप्लिकेट यूज कर सकते हो किसी भी चीज को मल्टी टाइम्स रिपीट करने के लिए। तो ये यूजफुल फंक्शन है। ओके, दिस इज गुड। नाउ तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, सैंपल में एक और छोटी सी चीज रहती है, वो भी बता देता हूं। तो अगर मेरे को सैंपल करना है और मैं कहता हूं 1 2 में, ठीक है, मेरे को सॉल्वर करना है, ठीक है, और मैं कहता हूं रिप्लेस जो है वो ट्रू है, ऑफ कोर्स बिना उसके चलेगा ही नहीं, और मैं कहता हूं मेरे को ना 2 की प्रोबेबिलिटी 70% चाहिए और 1 की प्रोबेबिलिटी 30% चाहिए। तो आप ना यहां पर एक प्रॉब करके पैरामीटर है, उसको पास कर सकते हो। इसको मैं टेबल मारोगे ना आप, तो मैंने जो प्रोपोर्शन दिया है ना, करीब करीब वही प्रोपोर्शन आपको डेटा मिलेगा। हर बार मारोगे तो हर बार अलग अलग आएगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब कहोगे भाई ये तो 70-30 नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा क्योंकि सैंपल साइज छोटा है, ठीक है ना। इसको बहुत बड़ा कर दोगे आप तो ये ऑलमोस्ट मैच करेगा। इसको मैं प्रॉप डॉट टेबल कर देता हूं। तो करीब करीब देखो 70-30 है। तो बार बार चलाओगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट ये मोस्टली 30-70 पे कंसिस्टेंट रहेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको सैंपलिंग में भी कोई प्रोबेबिलिटी पता है, किसी प्रोबेबिलिटी से मेरे को बाइफरकेट करना है 1 2 को, तो आप ये भी कर सकते हो। तो कई बार डेटा को आपको ना 70 मान लो 60 से 10 और लेट्स से 20 और 20 और, है ना, और 60 में ब्रेक करना है, या इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऑड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देने। और आपके पास 3 नंबर है ना, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कितनी बार, 10,000 बार, या जितना भी नंबर ऑफ रोज हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आइरिश डेटा को अगर काटना हो, ठीक है ना, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। 150 में कुछ 1 में, कुछ 2 में, कुछ 3 में, तो 1 लाइन में ये वाला आप कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे कई सालों तक ये पता ही नहीं था कि ये इस तरह से किया जा सकता है। मैं हमेशा सैंपल के अंदर सैंपल करता था, विच इज काइंड ऑफ लेम, बट ये ठीक है। जब मुझे पता चला मुझे रियलाइज हुआ कि ये पता होना चाहिए, तो इसलिए बता दिया मैंने। आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये फंक्शंस काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। आप इसको यूज कर सकते हो एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस है आर में, आप जितना भी पढ़ो उतना कम है। पॉइंट ये है कि आपको पढ़ते रहना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। कुछ फंक्शन जो और दिमाग में आते हैं मेरे, जैसे एक एग्जांपल है क्वांटाइल का, कट का, ये सब अच्छे फंक्शन है, आप इसको अपने साइड से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और ट्राई करो इसको एक्सप्रेस करने का ज्यादा से ज्यादा कोड में, और जितना ज्यादा कोड करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले टाइम मिलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी अगली वाली, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ नया सीखोगे, मैं श्योर हूं उसके लिए। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, शुक्रिया, टेक केयर, गुड नाइट, गुड डे जब भी आप देख रहे हो, और मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।